Hello everyone, I hope you all are well and safe. So students, as you know, this is second video of second lesson of economics of class 9th which name is people as resource. अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर 9th क्लास इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि कैसे पीपल पर इन्वेस्ट करके उसे एक रिसोर्स बनाया जा सकता है और इसके लिए किस टाइप का इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, लाइक ऑन पीपल्स एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि एक एजुकेटेड और एक हेल्दी पर्सन ही अपना और देश का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑन बुक पेज नंबर 19 विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज क्या होता है? काम, कोई भी काम। और इकोनॉमिक जो वर्ड यहाँ जुड़ गया, दैट मीन्स कि अर्निंग से रिलेटेड, कि पैसा कमाने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज पुरुष और महिलाएं करते हैं वो अब हम यहाँ रीड करने वाले हैं कि किस तरह एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, like Vilas and Skull, people have been engaged in various activities. विलास और स्कल की तरह लोग जो हैं वो क्या हैं, वो संलग्न है या मैं कहूँगी कि जुड़े हुए हैं अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ में। वी सा दैट विलास सोल्ड फिश, हमने देखा कि विलास क्या करता था, विलास मछलियाँ बेचता था। एंड स्कल गोट ए जॉब इन द फर्म, और स्कल एक फर्म में जॉब करता था। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, और सभी तरह की जो भी एक्टिविटीज है उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट्स, मतलब वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो वो कौन से 3 सेक्टर्स हैं देखें, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मीनिंग एंड केयरिंग। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। प्राइमरी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब प्राथमिक, जो सबसे पहले की जाने वाली एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा बनने की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? वो किसान के खेत से शुरू हुई, क्योंकि वहीं से कपड़े के लिए क्या मिला, हमें रॉ मटेरियल मिला। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वही होती है जो सबसे पहली एक्टिविटीज किसी भी चीज़ के लिए की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, वो किस में इंक्लूड है? वो है सेकेंडरी सेक्टर में। और विनिर्माण क्या है स्टूडेंट? विनिर्माण है कि जो चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिली, फॉर एग्जाम्पल हमें गन्ना मिला खेती से, कपास मिला, तो उससे हमने क्या किया, उसको मैन्युफैक्चर करके गन्ने को हमने किस में कन्वर्ट किया, शुगर में किया, और कपास को कपड़े में। तो यहाँ से हमें जो रॉ मटेरियल मिला, उस रॉ मटेरियल से कोई नया प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब ये जो चीज़ें अभी मैंने बोली हैं, ये सारी चीज़ें, व्यापार, यातायात या बैंक या शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी और भी अदर सर्विसेज, सारी किस में इंक्लूड है? आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। वो किस में इंक्लूड है? टर्सरी सेक्टर में, यानी कि तृतीयक सेक्टर में। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्राइमरी इज प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी द्वितीयक सेक्टर एंड टर्सरी इज तृतीयक सेक्टर। क्लियर? These activity in this sector result in the production of goods and services. तो इन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मतलब कि परिणाम क्या रहेगा? इनका परिणाम रहेगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा, एक तो मतलब सामान का उत्पादन होगा, नया नया सामान बनेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से हमें काफ़ी सारा क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है। और इन सामान के साथ साथ क्या मिलेगी? सर्विसेज, मतलब सेवाएं, काम, नौकरियां, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी सारे लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। These activities add value
टू द इनकम, नेशनल इनकम। तो ये एक्टिविटीज़ क्या करेंगी, ये हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाएगी। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही होती है जिससे कुछ अर्निंग हो, वो सारी ही क्या कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी क्या हैं, टू पार्ट्स हैं। देख लेते हैं कौन से टू पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ये टू पार्ट्स हैं किसके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। ओके, मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कि मार्केट एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें सारी इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए की जाती है, और वो पर्पज़ क्या होता है, पे और प्रॉफिट, मतलब पैसे कमाना और प्रॉफिट कमाना। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसमें गुड्स का प्रोडक्शन शामिल है, सर्विसेज मतलब नौकरियां शामिल है, और इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी आती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, अपने खर्चे के लिए होती हैं, वो सारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। दीज कैन बी, ये लाइन हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर में बताया गया है कि इसको सेक्टर्स में किस तरह डिवाइड करोगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी क्योंकि फैक्ट्रियाँ दिख रही है जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम, और फिर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम। तो वो किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में। ओके, कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कि जो अपने खर्चे के लिए की जाए वो एक्टिविटीज़, या जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट आएंगे, वो जो मतलब कि ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल किसान के पास थोड़ी सी जगह है, वो फसल उगा रहा है और उसका सारा यूज वो अपने घर में कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो फसल है वो मार्केट तक तो गई ही नहीं, तो इसीलिए वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगी। फिर ये स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी गई है, और ये एक्टिविटी आपने करनी है स्टूडेंट्स। ये है कि मैं वैसे ही बता दूं कि अपने गांव या कॉलोनी में जाकर या अपने आस पड़ोस में लोगों के काम पूछिए कि वो क्या काम करते हैं और उनका काम किस सेक्टर में इंक्लूड होता है। अभी मैंने बताया था काम के अकॉर्डिंग हमने सेक्टर्स डिवाइड किए हुए हैं, तो वो काम आपने डिवाइड करना है कि वो कौन से सेक्टर में आता है। और फिर ये नीचे कुछ एक्टिविटीज़ है जो किसके द्वारा की गई है, विलास और स्कल के द्वारा। तो ये आपने बतानी है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो ये आपने अपने से करनी है स्टूडेंट्स, अपने आप। और ये एक बात मैं बता दूं कि ये किया करो बेटा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, आपके आंसर्स बनाने आएंगे आपको इस तरीके से। हम नेक्स्ट आ गए हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण हमारे फैमिली में क्या है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम को डिवाइड किया गया है किसके बीच में, बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में, कि फिक्स किया गया कि ये काम तो महिलाएं ही करेगी या ये काम पुरुष ही करेंगे। तो वो डिवीजन की बात यहाँ हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं आगे, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, महिलाएं क्या करती हैं, आमतौर पर घर के काम करती हैं। एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स, और पुरुष क्या करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं। स्कल्स मदर शीला कुक्स फूड, स्कल की जो मदर थी शीला, वो क्या कर रही है, खाना पका रही है। क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन साफ कर रही है। वॉशिज क्लोथ्स, कपड़े धो रही है। क्लीन्स द हाउस, घर की साफ सफाई कर रही है। एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। स्कल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, अब स्कल्स के जो फादर हैं बूटा, वो क्या कर रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो उनकी फसल आ रही है उसको वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए पैसे कमा रहे हैं।
शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। तो शीला जो अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है, जो फैमिली की देखभाल के लिए जो भी काम वो कर रही है, उसके लिए उसे कोई पेड नहीं हो रहा, मतलब उसके लिए उसे कोई वेतन नहीं मिल रहा। बूटा अर्न्स मनी, बूटा पैसे कमा रहा है, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो कि उन पैसों का यूज वो किस में कर रहा है, अपनी फैमिली के पालन पोषण में कर रहा है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस, महिलाओं को उनके काम की कोई पेड नहीं होता, मतलब कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। डिलीवर्ड इन द फैमिली, जो वो परिवार के लिए करती हैं। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, और घर के काम जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं उनको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। गीता, अब गीता की बात करेंगे। गीता कौन है स्टूडेंट्स? मदर ऑफ विलास, विलास की मदर है गीता। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो क्या कर रही है, वो अपनी इनकम अर्न कर रही है किससे? मछलियाँ बेचकर। थस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, तो ये कह रहा है कि महिलाओं को तब पेड किया जाता है, मतलब वेतन दिया जाता है, जब वो कौन सी मार्केट में एंटर करती है? लेबर मार्केट में, यानी वो बाजार में जब वो जुड़ जाती हैं किसी काम के साथ, तो उन्हें इसके लिए पेड किया जाता है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, और उनकी अर्निंग भी उनके साथ जो पुरुष काम पर लगे होते हैं सेम उसी काम पर, तो उन्हीं की तरह उनके काम को भी देखा जाता है उनकी एजुकेशन के आधार पर और उनके ज्ञान के आधार पर। किसकी एजुकेशन और ज्ञान की बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ वुमेन की। ओके, एजुकेशन helps individual to make better use of the economic opportunities available before him। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या बनाती है? एजुकेशन से उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, काफ़ी सारे अवसर होते हैं किस चीज़ के, जो कि उसके पास पहले नहीं हो, एजुकेशन से पहले नहीं होंगे, लेकिन एजुकेशन के बाद उसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मतलब पैसा कमाने के काफ़ी सारे अवसर उसे मिल जाते हैं। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो किसी भी व्यक्ति की जो भी अर्निंग होगी स्टूडेंट्स, वो मार्केट में स्पेशली मार्केट में क्या चीज़ देखी जाएगी? एजुकेशन और स्किल, कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है और उसे कितना ज्ञान है, तो यही दो चीज़ें डिसाइड करेगी कि उसकी अर्निंग भी कितनी होगी मार्केट में। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो बहुत सी महिलाओं के पास स्टूडेंट्स क्या होता है? कम एजुकेशन और कम स्किल फॉर्मेशन होता है, मतलब ज्ञान की भी कमी होती है उनके पास। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, कम वेतन दिया जाता है, किसके कंपैरिजन में? मैन के। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, ज़्यादातर महिलाएं ऐसी जगह पर काम करती हैं जहाँ पर उनके पास क्या नहीं होती? जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर, और काफ़ी सारी एक्टिविटी जैसे कि कोई कानूनी हेल्प उनके पास नहीं होती, ऐसी जगह पर काम करती हैं वो। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो ऐसे सेक्टर में जो भी काम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इरेगुलर, मतलब कि नियमित नहीं होता, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और इनकम भी क्या होगी? लो इनकम होगी। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, मतलब अभी हमने जो बात की ऊपर जॉब सिक्योरिटी की, कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसी जगह पर काम करती है जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये वही बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे सेक्टर में उन्हें काफ़ी सारी जो आधारभूत फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं दी जाती, जैसे कि मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव क्या होती है? जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको उस टाइम ली जाने वाली छुट्टियां, तो वो नहीं होती यहाँ पर। चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, बच्चों की देखभाल या फिर और भी उनकी सामाजिक जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो भी यहाँ नहीं होता। हावेवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन, और
कई जगह जहाँ महिलाएं क्या होती है, हाई एजुकेशन, यानी महिलाओं के पास ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा उनके पास ज्ञान हो, तो उन्हें पुरुषों के बराबर पैसे भी मिलते हैं। अमोंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग द मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं स्टूडेंट जहाँ कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ क्या बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि हॉलीडेज वगैरह, संडे की हॉलीडेज। तो अगर ऐसे सेक्टर की बात करें तो ऐसे सेक्टर में महिलाएं जो हैं वो काफ़ी आकर्षित होती है कौन सी जॉब करने में, टीचिंग और मेडिसिन की, यानी कि नर्स की या टीचर की जॉब करने के लिए। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। और कुछ महिलाएं क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी अपना योगदान देती हैं और अदर सर्विसेज भी करती है, जैसे कि कोई जॉब करना या फिर हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी जॉब भी वो करती हैं जिसमें कि हाई लेवल की साइंटिफिक यानी कि साइंस से रिलेटेड ज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान काफ़ी हो इन महिलाओं के पास, ऐसी जॉब भी वो करती हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। तो ये कह रहा है अपनी बहन या अपने क्लासमेट से पूछो कि वो अपने कैरियर में क्या बनना चाहती है। नेक्स्ट आ गए हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। तो स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या की गुणवत्ता की पॉपुलेशन तो है, लेकिन उन पॉपुलेशन के पास क्या क्वालिटी है उस चीज़ को अब यहाँ देखेंगे। तो ये कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, लिटरेसी रेट पर, मतलब साक्षरता दर पर कि पढ़े लिखे होना, हेल्थ और व्यक्ति की हेल्थ पर, और हेल्थ से क्या पता लगता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी अगर हेल्थी पर्सन है तो उसकी एज या उसकी आयु क्या होगी, लंबी होगी, और उसके स्किल फॉर्मेशन का कि उसको कितना ज्ञान है, ये किसी भी देश की पीपल के लिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करेगी, वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट को भी डिसाइड करेगी। अब ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट मतलब कि डेवलपमेंट, और अगर हेल्थी पर्सन है, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ नया डेवलप करेंगे, तो जिससे कि कंट्री का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इलिटरेट एंड अनहेल्थी पॉपुलेशन आर ए लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। अब अनपढ़ और एक अस्वस्थ पॉपुलेशन क्या होगी, वो इकोनॉमी के लिए क्या होगी, एक बोझ होगी। बोझ क्यों होगी, क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, और दूसरा अनहेल्थी मतलब कि बीमारियां हैं तो उनके ऊपर बार बार इलाज पर पैसा लग रहा है, तो वो क्या है, वो वेस्टेज हो रहा है। फिर लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेस्ड, और पढ़े लिखे और जो एक स्वस्थ पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, एसेस्ड होगी, मतलब कि एक पूंजी होगी। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्कल्स एजुकेशन इन द entire years of his life bore him the fruits in the latter years in the terms of a good job and salary। तो ये कह रहा है कि स्कल्स की जो एजुकेशन थी, जो उसके शुरुआती सालों में तो उसने काफ़ी क्या की, मेहनत की, लेकिन बाद में उसे एक फ्रूट की तरह वापस मिली, मतलब कि एक फल की तरह कि उसे क्या मिली, एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी मिली। तो ये उसके लिए क्या था, फल था उसकी मेहनत का। वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्कल। हमने देखा कि स्कल की जो ग्रोथ थी उसमें इम्पोर्टेंट इनपुट क्या था, वो था एजुकेशन की, उसका पढ़े लिखा होना। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, और उसने एजुकेशन ने क्या किया, उसके लिए नए नए रास्ते खोले, नए क्षितिज खोले। प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, और उसे नई नई क्या मिली, आकांक्षाएं मिली, और उसे जिससे कि उसकी वैल्यू ऑफ लाइफ को डेवलप किया। नॉट ओनली फॉर स्कल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो न केवल स्कल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी क्या किया, एजुकेशन ने पूरा योगदान दिया। इट इनहेंस द नेशनल इनकम, और ये एजुकेशन क्या बढ़ाएगी, नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस और रहने का जो तौर तरीका है वो, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ
गवर्नेंस और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है, मतलब काम को करने के तरीके, नए नए तरीके डेवलपमेंट करना, वो किससे पॉसिबल हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बाय द एजुकेशन। देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि गर्ल्स के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, या जो हम कहेंगे कि एक्सेस है, यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब सबको मिले, सबके पास पहुँचे वो चीज़, वो उसके ऊपर, गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली ध्यान दिया है। तो अब उसी के बारे में हम रीड करेंगे। इससे रीड करने से पहले स्टूडेंट्स ये एक ग्राफ दिया गया है जो लिटरेसी रेट्स है इंडिया का, मतलब साक्षरता दर है। यहाँ इस ग्राफ में 3 कलर यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट इज पर्सन, मतलब एजुकेटेड पर्सन कितने परसेंट है वो, और कौन से ईयर की बात हो रही है ये। सेकंड मेल का है एंड थर्ड फीमेल है। तो पहले टोटल परसेंट दी गई है, फिर मेल और फीमेल की। तो हम देख सकते हैं हर जगह जो मेल का जो ग्राफ है वो हाई है और फीमेल का लो है। तो और ईयर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने आप से फाइंड आउट करने हैं और इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू ऑल। ओके, अब हम चलते हैं वापिस। देयर इज ऑल्सो एन establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district। तो हम बात कर रहे थे गर्ल्स के एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक बार वो टेस्ट क्लियर करके फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। तो हाई स्कूल्स के बच्चों के लिए काफ़ी सारे सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर उन्हें ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल दिया जाता है, कि ज्ञान और उन्हें सिखाया जाता है किसी भी काम को करने की कला। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3,766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो पहला पंचवर्षीय प्लान बना जिसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर जितना खर्च किया हमारी गवर्नमेंट ने वो ये था 151 करोड़, और उसके बाद जब 11वां जब पंचवर्षीय प्लान बना तो उसके ऊपर इतना, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी पैसा जो है वो किस पर लगा रही है, एजुकेशन पर। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 to 52 to 3.3% इन 2013 to 14। तो ये GDP है कि किस तरह से वो रोज हो रही है, कि अगर हम बात करें कि अब इतनी, पहले इतनी थी 51-52 में 0.64%, और 2013-14 में वो 3.3% है, यानी GDP भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।